नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 3 नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। इसके पार्ट सेकंड को हम देखते हैं। पार्ट सेकंड को देखें उससे पहले हम जो पिछले पार्ट में पढ़ा था उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो एक एक करके रिवीजन करते हैं। इसमें हमने कौन कौन से प्रश्न यू पढ़े थे। तो पहला है, विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास किसके किनारे हुआ? तो नदियों के किनारे हुआ। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व, या इसको हम बीसी भी लिखते हैं, ये समय हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस स्थान से प्राप्त हुआ है या किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो ये पंजाब प्रांत में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो पुरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो पुरा स्थल सिंध प्रांत से। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से कैसी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत वर्तमान में किस देश में आते हैं? तो वर्तमान में ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान देश में आते हैं। फिर एक पॉइंट बनाया था, भारत में स्थित हड़प्पा कालीन मुख्य पुरा स्थल रोपड़, पंजाब, कालीबंगा, राजस्थान, लोथल, गुजरात, दामाबाद, महाराष्ट्र। इनसे सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि रोपड़ पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है? 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने यहीं पे पूछा था कि धौलावीरा पुरा स्थल कहाँ पर पड़ता है? तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हिंडन नदी के तट पर स्थित एक आलमगीर नामक पुरा स्थल है। वहां से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें कैसी हुआ करती थी? तो हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें चौड़ी हुआ करती थी और पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। हड़प्पा कालीन इमारत का आकार कैसा हुआ करता था? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की इमारतें आयताकार हुआ करती थी। फिर है, बड़े बड़े गोदाम पक्का बड़ा सा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये दोनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो का पक्का बड़ा सा स्नानागार या स्विमिंग पूल प्रसिद्ध है। हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ क्या थे? तो हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ चावल, गेहूं और जौ थे। फिर है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मनका बनाने का कारखाना चंदहुदड़ो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं क्या थीं? मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष की पूजा और पशु की पूजा। ये हड़प्पा सभ्यता के धर्म की विशेषताएं थीं। हड़प्पावासी किन धातुओं से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे? तो हड़प्पावासी तांबा और कांसा
कांसा। तांबा और कांसा, तांबा एक धातु और कांसा मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर बनती है। इनसे बने वस्तुओं और औजारों का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो किस धातु की बनी थी? तो वो कांसा की बनी हुई थी, कांसा धातु, ब्रॉन्ज। सेलखड़ी पत्थर से बनी योगी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इतना कुछ हमने पहले पार्ट में पढ़ा है। चलिए अब बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं जो इस लेसन पार्ट 3 नदी घाटी की सभ्यता से बन सकते। चलिए देखते हैं पार्ट 2 नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न। साथ ही साथ हम जानेंगे विश्व की अन्य सभ्यताओं के बारे में संक्षिप्त में वर्णन जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह व्यापार करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया करते थे। अब ये वस्तु विनिमय क्या होता है बच्चों? वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तुओं का आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीद लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। तो इस तरह से व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। और व्यापार आप जानते ही हैं बच्चों कि क्रय और विक्रय की प्रक्रिया व्यापार कहलाती है। क्रय और विक्रय यानी खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है वो व्यापार है। इससे काफ़ी लाभ होता है लोगों को। पहला लाभ तो ये होता है कि जब हम व्यापार करते हैं तो सामने वाले से हमारे विचारों के आदान प्रदान होते हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान से परिचित होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्य देशों से भी व्यापार किया करते थे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कहाँ से हड़प्पा कालीन मुहरें प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता के समय की जो मुहरें थीं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जिससे पता चलता है कि उस देश का हड़प्पा वासियों के साथ में व्यापार होता था। तो ये मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान में इराक देश में पड़ता है, वहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता की कुछ मुहरें या कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग, कहाँ के? हड़प्पा कालीन लोग मेसोपोटामिया आते थे और व्यापार करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग अर्थात लिखित सामग्री प्राप्त तो हुई है, लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, पत्थरों में लिखी हुई चीजें, मुहरों में लिखी हुई चीजें, गुफाओं में लिखी हुई बातें प्राप्त तो हुई हैं, लेकिन क्या लिखा है वो आज तक वर्तमान इंसान नहीं पढ़ सका है। इसलिए इस युग को, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल था। यहाँ लोथल नामक स्थान है गुजरात में। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ से जो लोथल बंदरगाह था, यहाँ से अन्य स्थानों पर व्यापार किया जाता था हड़प्पा वासियों के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नगर निर्माण कला का विकास, ये हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन है। नगर निर्माण कला कि नगरों का निर्माण कैसे किया जाए, योजना के तहत नगरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में हुआ और ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। आगे क्वेश्चन भी है,
कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। सबसे पहले नगर बनाने का कार्य हड़प्पा से ही शुरू हुआ। साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उससे यही पता चला है। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है। तो हमने पिछले पार्ट में भी, इस लेसन के पिछला जो पार्ट था उसमें भी बताया था कि सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उत्पादन करना जान गए थे। और यह है कि सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही शुरू किया। कपास से सूती कपड़े बनते थे और ऊन के कपड़े भी इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। इससे पता चलता है कि भेड़ों का पालन भी किया करते होंगे, तब तो उनको ऊन प्राप्त होती थी। तो बहुत से क्वेश्चन अंडरस्टूड हो जाते हैं। आप एक एक पार्ट को समझते हुए पढ़िए तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसको लिपि कहा जाता है। तो ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं इस तरह से लिखी जाती थी। जबकि जनरली लिखते क्या है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। फिर कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है। तो अभी हमने पिछले पार्ट में भी रिवाइज किया, पढ़ा कि कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि तांबा धातु के साथ साथ एक मिश्र धातु जिसको हम कांसा बोलते हैं उसका प्रयोग इस सभ्यता में काफ़ी मात्रा में हुआ है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कांसा किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट, कुछ अन्य सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न हैं। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वो, तो चलिए। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। चीन की सभ्यता हुआंग-हो नदी के किनारे विकसित हुई। और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं चीन की सभ्यता से कि बांस पर लिखना सर्वप्रथम किस देश के लोगों ने शुरू किया। तो चीन देश के लोगों ने शुरू किया। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो चीन देश में। जी हाँ बच्चों, बांस पर लिखा करते थे चीन के लोग। इस तरह से आप जब उसमें देखेंगे अपनी बुक में कक्षा 6 की, तो बांस की इस तरह से पट्टियाँ बना लेते थे और उनमें कुछ भी लिख दिया करते थे। इस तरह से बांस की किताब बना लिया करते थे। तो बांस पर लिखना सर्वप्रथम चीन देश के लोगों ने, चाइना के लोगों ने शुरू किया। और साथ ही साथ कागज का आविष्कार भी इसी देश के लोगों ने सबसे पहले किया। और चीन सब देश की सभ्यता किस नदी के किनारे हुई। हुआंग-हो नदी। ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हुआंग-हो नदी किस देश में बहती है। तो चीन देश में बहती है हुआंग-हो नदी। इसका उल्टा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अभी आपने मेसोपोटामिया के बारे में जाना। किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो दो नदियां हैं, एक दजला और एक फरात। इन दोनों नदियों के किनारे या इन दोनों नदियों के बीचों बीच का जो क्षेत्र था वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि वर्तमान में इराक देश में पड़ता है। ऐसे एक तरफ दजला नदी बहती थी, एक तरफ फरात, और बीच का जो क्षेत्र था वहां पर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। ठीक है बच्चों।
जिगुरात का क्या मतलब है? जिगुरात क्या है? तो जिगुरात मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का पूजा स्थल अर्थात मंदिर है। तो आपको सीधा मतलब याद रखना है कि एक तरह का मंदिर है जिगुरात, जो मेसोपोटामिया के लोग बनाया करते थे। उनका पूजा स्थल हुआ करता था। जिगुरात में उनके नगर के देवता निवास करते थे। लोग वहाँ पूजा करने जाया करते थे। कहाँ पर? जिगुरात में। किस सभ्यता के लोग? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग। नेक्स्ट, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिस्र देश की सभ्यता को। जी हाँ, नील नदी के किनारे मिस्र देश की सभ्यता विकसित हुई, इसलिए इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। आप लोगों को बताया गया है पिछले पाठों में कि नदियों के किनारे ही विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। पानी मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पानी के बिना जीवन बेकार है, इसलिए ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। चलिए, तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? मिस्र की सभ्यता, और इसीलिए इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। ममी बनाने की प्रथा किस सभ्यता में विकसित थी? तो ममी बनाने की प्रथा मिस्र सभ्यता में या मिस्र देश की सभ्यता में विकसित थी। अब ये ममी क्या होता है बच्चों? ममी जब कोई व्यक्ति मर जाता था, यानी शव यानी मुर्दा, डेड बॉडी, उस डेड बॉडी को नाइट्रोजनी पदार्थ से लपेट करके और साथ ही साथ उसमें पतला महीन कपड़ा, मुलायम कपड़ा लपेट दिया जाता था और नाइट्रोजनी पदार्थ का लेप कर दिया जाता था, ताकि शव एज इट इज बना रहे, यानी ज्यों का त्यों शरीर बना रहे। और फिर उसको एक घर टाइप का त्रिभुजाकार संरचना का पिरामिड बना दिया जाता था, त्रिभुजाकार, और वहां पे इसको रख दिया जाता था, इस शव को। इस तो शव को इस तरह से नाइट्रोजनी पदार्थ में लपेट कर मुलायम कपड़े के साथ लपेटने की प्रक्रिया को ममी कहा जाता था। तो ये ममी बनाया करते थे मिस्र सभ्यता के लोग। इनका मानना था कि ये शरीर मर गया है, लेकिन अभी आत्मा मरी नहीं है, हो सकता है आत्मा वापस दोबारा शरीर में आ जाए। कई तरह की भ्रांतियां थी, और समय समय पर उसको शरीर को देख भी सकते कि ये हमारे पूर्वज हैं, किस तरह से दिखते थे, शरीर ज्यों का त्यों रखा रहता था। तो ये ममी बनाने की प्रक्रिया मिस्र वासियों ने शुरू करी थी, और वो इसका इस्तेमाल करते थे। तो ममी बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो ममी बनाने में नाइट्रोजन पदार्थ का उपयोग किया जाता था। इससे बॉडी में इन्फेक्शन, सड़न नहीं होता था। किस देश के पिरामिड विश्व प्रसिद्ध हैं? तो मिस्र देश के पिरामिड विश्व प्रसिद्ध हैं। अभी आपने पढ़ा कि ममी बना करके वो पिरामिड में रख दिया करते थे, और पिरामिड की दीवारों में कुछ लिख भी दिया करते थे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को पिछली पीढ़ी के बारे में जानकारी भी हो जाया करती थी। तो ये जानकारियों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का भी तरीका था मिस्रवासियों का। फिर नेक्स्ट, कौन सी सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई? तो एक सभ्यता और है, क्रीट की सभ्यता। ये भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। ये नदी के किनारे विकसित नहीं हुई, ये भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई है क्रीट की सभ्यता। लेकिन ध्यान रखना है कि जल स्रोत के किनारे ही विकसित हुई है। बिना जल स्रोत के विकास संभव ही नहीं है मानव का।
तो ये भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता? क्रीट की सभ्यता। किस सभ्यता को महान द्वीप की सभ्यता भी कहा जाता है? तो क्रीट की सभ्यता को महान द्वीप की सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये क्रीट की सभ्यता, मिस्र देश की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और महत्वपूर्ण आपने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस तरह से नदी घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हमने प्रश्न के रूप में आपको पूरा पाठ कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि समझ में नहीं आया या कोई ऐसा टॉपिक है इसके अंतर्गत जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें ताकि और बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।